सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ भव्य हिम श्रृंगार, भक्तों की मुड़ी भीड़। बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने वाले 2 शातिर स्नैचर्स को पुलिस ने दबोचा। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में दलालों पर सख्ती, एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जा रही संदिग्धों की तस्वीरें। और सिगरा क्षेत्र के भारत सेवा आश्रम के सामने फिर धंसी सड़क, नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी का दिव्य हिम श्रृंगार की अलौकिक झांकी के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुवार को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव ने अद्भुत रूप में दर्शन दिया। अद्भुत श्रृंगार के रूप में सजाए गए बाबा को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगे हिमखंडों में सजी बाबा काल भैरव की अलौकिक झांकी ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हिम श्रृंगार महोत्सव के लिए मंदिर को गुलाब, बेला, गेंदा, सुगंधित मालाओं से भव्य सजावट किया गया था। इस हिम श्रृंगार की खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय मास सावन में ही आयोजित किया जाता है। मंदिर के महंत रमेश दुबे ने बताया कि हिम श्रृंगार बाबा के प्रमुख श्रृंगारों में से एक है। बाबा के स्वरूप का दर्शन करने मात्र से सबका कल्याण होता है। साथ ही बाबा के दरबार में सिर झुकाने से जन्मों कर्मों का पाप भी करता है। उन्होंने बताया कि हम हिम श्रृंगार पर बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। इस श्रृंगार का केवल वाराणसी नहीं बल्कि पूर्वांचल के भक्त भी इंतजार करते हैं। पुजारी ने बताया कि बाबा के चारों तरफ बर्फ रखा जाता है। मान्यता है कि जो लोग बाबा बर्फानी का श्रृंगार नहीं कर पाए वह यहाँ पर आते हैं। कुछ देर के लिए बाबा अमरनाथ की तरह यहाँ महसूस होता है। आज भगवान का बर्फ का श्रृंगार, जिसको हिम श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, विगत 17 वर्षों से ये लगातार होता चला आ रहा है। और इसमें बर्फ से पूरे मंदिर को सजाया जाता है। तरह तरह की आकृति बनाई जाती हैं। भगवान को फल फूल से भी सजाया जाता है प्रांगण को। और उसके बाद भगवान के श्रृंगार पूजन होता है। पंचामृत स्नान, 11 लीटर दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत बना के पंचामृत का स्नान। उसके बाद भगवान को सिंदूर विलेपन करते हैं। सिंदूर विलेपन के बाद भगवान के ऊपर नवीन वस्त्र धारण कराते हैं। नवीन वस्त्र धारण करा के भगवान को माला फूल सबसे अलंकृत करके उनका अलंकार श्रृंगार करते हैं। कितने बजे बाबा कपाट खोला जाता है? कपाट खुलने का समय है 3 बजे। हो सकता है कि कुछ विशेष होने से 10-5 मिनट आगे पीछे होता है। गुरुजी, आज पूरा मंदिर को सजा दिया गया फलों से। हाँ, फलों से मंदिर परिसर, बाहर भी आप देखे होंगे, बाहर भी सजा है। और अंदर पूरा बर्फ से बाबा का। हाँ, बर्फ से पूरा मतलब बर्फ भर दिया जाए। पिछले दिनों कबीर चौरा अस्पताल के पास एक बुजुर्ग महिला से मारपीट कर सोने की चेन छीनने वाले 2 शातिर स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कबीर चौरा अस्पताल के पास एक बुजुर्ग महिला से मारपीट कर सोने की चेन छीनने वाले 2 शातिर स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों कब्जे से छीनी गई चेन का टुकड़ा, बिक्री के बचे 2200 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशों पर काशी जोन पुलिस लगातार आपराधिक घटनाओं के अनावरण में जुटी है। गुरुवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर मछोदरी पार्क के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसीपी कोतवाली ने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लगभग 1 सप्ताह पहले उन्होंने कबीर चौरा अस्पताल के पास एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर चेन छीनने का प्रयास किया था। खींचतान में चेन का थोड़ा सा हिस्सा ही टूटकर उनके हाथ में आया था, जबकि बाकी हिस्सा महिला के पास रह गया था। अभियुक्तों ने उस टुकड़े में से कुछ हिस्सा एक अनजान राहगीर को 3000 रुपये में बेच दिया था और आपस में 1500 रुपये बांट लिए थे। पुलिस द्वारा बरामद 2200 रुपये उसी चेन की बिक्री के बचे हुए पैसे हैं। इस सफल अनावरण में थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह, महिला उप निरीक्षक प्रीति कुमारी, चौकी प्रभारी सप्तसागर, उप निरीक्षक प्रशांत गुप्ता, चौकी प्रभारी कबीर चौरा, उप निरीक्षक अभय नारायण सिंह, चौकी प्रभारी काल भैरव, सर्विलांस सेल के आरक्षी अश्विनी सिंह सहित कोतवाली थाने के मुख्य आरक्षी आशीष यादव, उत्कर्ष कुमार, निकेश कुमार,
संतेश्वर कुमार, कुलदीप कुमार, गंगाराम शामिल रहे। इस संबंध में दोनों अभियुक्तों के ऊपर जो कवि रोशन है उसके ऊपर पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है और थाना शिवपुर और थाना सारनाथ से दोनों अभियुक्त जेल जा चुके हैं और जेल से छूटने के बाद फिर से यही सब काम ये लोग करना शुरुआत किए थे, जिसमें ये बुला नाला के अंतर्गत जो घटना घटित हुई थी वो उन्होंने कारित की थी। इसमें हमारी टीम ने तत्परता से काम करते हुए इन दोनों को पकड़ा है और अभी इनके ऊपर जो जिन थानों मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसके आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो उसके बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इनके पास क्या क्या सामान बरामद हुआ है? देखिए, इनके पास से जो उजाला पाउडर है, इसके अलावा एक कोई फर्जी कंपनी उजाला नाम की इन्होंने डेवलप करके उसका आई कार्ड और शैम्पू, इसके अलावा हल्दी को ये लोग सोने को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन और एक बाइक बरामद हुई है। भाजपा महानगर कार्यालय गुलाबबाग में भाग्यश्री मंडल की आत्मनिर्भर मंडल बैठक एवं आगामी तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाबबाग में भाग्यश्री मंडल की आत्मनिर्भर मंडल बैठक एवं आगामी तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी चंद्रशेखर उपाध्याय ने कहा कि काशी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। उन्होंने कहा कि मासिक बैठकें संगठन के छूटे हुए कार्यों को पूर्ण करने तथा कमियों को दूर करने का प्रभावी माध्यम है। यदि शक्ति केंद्र मजबूत होंगे तो संगठन और अधिक सशक्त एवं अजेय बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की विचारधारा, नीतियों एवं केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कार्यकर्ताओं को अपडेट रखने के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ना अनिवार्य है। जिन पदाधिकारियों का यह प्रशिक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से पन्ना प्रमुखों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा अपने अपने शक्ति केंद्रों पर नियमित बैठकें आयोजित कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर ने अपने विचार व्यक्त किए एवं मंडल पदाधिकारियों से संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को अपने मोबाइल के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया। बैठक का कुशल संचालन तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बैठक में प्रमुख रूप से पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, सुशील गुप्ता, राजेंद्र यादव, सत्यप्रकाश जायसवाल, विभव सिंह, कांति दीक्षित, प्रमील पांडे, योगेश वर्मा, अमित श्रीवास्तव सहित मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुष्पराज सिनेमा की गली शिवपुर क्षेत्र के निवासी सीवर लाइन की व्यवस्था व जल निकासी की व्यवस्था के अभाव में नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। शिवपुर क्षेत्र स्थित पुष्पराज सिनेमा गली के निवासी वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। गली में न तो सीवर लाइन की व्यवस्था है और न ही जल निकासी के लिए नाला बना है। ऐसे में हर बारिश के दौरान पूरी गली घुटनों तक पानी में डूब जाती है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में जलभराव के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जलभराव कारण गंदगी फैल जाती है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। निवासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। उनका कहना है कि गली की आधी सड़क का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन शेष हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा है। इससे लोगों में नाराजगी है और वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अधूरी सड़क का निर्माण कब पूरा होगा और वर्षों पुरानी जल निकासी की समस्या का समाधान कब होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गली का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया था। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार विधायक से भी इस संबंध में शिकायत की, जिस पर उन्हें यही आश्वासन मिला कि परियोजना का फंड स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। वहीं इस मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि गली के विकास कार्य के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही सीवर, जल निकासी और सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यही आश्वासन सुनते आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस काम दिखाई नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि वर्षों से जलभराव और अधूरी सड़क की समस्या झेल रहे शिवपुर के लोगों को आखिर कब राहत मिलती है और कब उनके मोहल्ले में विकास कार्य वास्तव में शुरू होता है। समस्या एक्चुअली बहुत बिकट यहाँ पे है और एक्चुअली हम तो दूर दराज से आए हुए हैं। मान लीजिए मड़ियाहू से हमारा यहाँ पर काम चलता है, तो हम तो मान लीजिए महीने में 1-2 राउंड आते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग जो हैं यहाँ के हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं पीछे पानी कैसे है, हम खुद संभाल के जो सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं, तो समस्या बहुत जटिल है। या स्थानीय प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी इसका कार्यक्रम करे तो बेहतर हो। क्या है कि पानी जो कि निकासी इसका कहीं नहीं है और न सीवर है इसमें और न जो कि रास्ता बन रहा है। तो कैसे आते जाते हैं?
आते जाते हैं, पानी में जाते हैं तो कोई गिर जाता है तो कोई बाहर आ जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, फिर बदलता है। कोई किनारे से जाता है, खम्बा में जो कि लाइन भी बरसात का सीजन है उतर जाता है, कहीं पकड़ेंगे ऐसे तो जो कि उसी में चिपक भी जा सकते हैं। समस्या काफी है। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट बहुत गया, जो कि हर चीज गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। काफ़ी दिनों से समस्या, बार बार विधायक जी को भी बोला गया, हमारे मंत्री जी महोदय को भी बोला गया, यहाँ के सभासद जी को भी बोला गया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं देख रहा है। बस ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे भैया पैसा पास हो गया है, ठेकेदार फाइनल हो गया है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है जमीनी स्तर पे। कितनी दिन समस्या बनी है? ये समस्या कम से कम 1.5 से 2 साल से बनी हुई है। यहाँ की जनता को इसमें चलना भी दूभर हो गया है, और इस समय मलेरिया डेंगू का सीजन आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं। इस पानी जमा रह जाए, आज 1 महीने से पूरी जब पानी जमी हुई है। तो ये बताइए कि आप लोग कैसे आते जाते हैं? बड़ी समस्या होती है। अब देखिए भाई, साइड में हम लोग थोड़ा सा मिट्टी पाट के और उधर इस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन और जैसे कोई गाड़ियाँ आती हैं तो पूरा कपड़ा ही खराब हो जा रहा है, पूरा कपड़ा ही खराब हो जा रहा है। खुद ही समझ सकते हैं कि आधे दूर का जो रास्ता बना हुआ है उसके बाद आधे दूर बनाया नहीं गया है। ये प्रशासन की पूरी गलती है, क्योंकि ये रोड सबके लिए है, पर्सनली किसी एक के लिए नहीं बनाया गया है। तो उनको चाहिए था कि यहाँ से लेके पूरा कनेक्टिंग रोड तक इसको कंप्लीट करना चाहिए था, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, या जिसको पैर से दिक्कत है, या जो व्यक्ति यहाँ तक आ नहीं सकता, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या ये बनी हुई है। तो ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जो हैं वो तो उनकी जिम्मेदारी एक बिल्कुल है, और देखिए हम उनको इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि समस्याएं सबकी होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है, और उनसे एक करबद्ध निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें, क्योंकि आगे अभी बारिश का मौसम और भी रहेगा, जिसकी वजह से अब कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ के स्थानीय, हम तो मान लीजिए महीने में 2-3 बार ही आते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उसकी समस्या वो ज़्यादा झेलते हैं। जब हमको 1-2 दिन में ये समस्या फील हो रही है कि यहाँ से वहाँ जाना आना है, पैर में लगा हुआ है इनके, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे के दुकानों से होकर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो समस्या तो सर है ही है, इसमें हम क्या टीका टिप्पणी करें। सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रशासन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों एवं असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रशासन ने अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की दिशा में एक सराहनीय पहल किया है। अब अस्पताल की LED स्क्रीन पर ऐसे लोगों की तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं जो मरीजों और उनके परिजनों को गुमराह करने, दलाली करने अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। कुछ दिन पहले अस्पताल परिसर में मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। BHU के छात्र योगेश योगी ने विश्वविद्यालय प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। उनका कहना है कि अस्पताल में पॉकेटमारी, मोबाइल चोरी और इलाज के नाम पर दलाली जैसी घटनाओं के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक होने से उनके भीतर कानून का भय पैदा होगा और वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे। योगेश योगी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल मरीजों के हित में है। इससे अस्पताल आने वाले लोगों को सतर्क रहने में भी मदद मिलेगी और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना आसान होगा। उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनीत की कार्यशैली की भी सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी तरह लगातार प्रभावी कदम उठाए जाते रहे तो आने वाले समय में सर सुंदरलाल चिकित्सालय दलालों और असामाजिक तत्वों से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अस्पताल प्रशासन की यह पहल मरीजों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, बहुत एक अच्छी पहल है विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रशासन द्वारा कि जो भी इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं, पॉकेटमारी हुआ, अस्पताल में कोई भी ऐसा अपराध कर रहे हैं जिससे मरीज और जिम्मेदारों को नुकसान हो रहा है, ऐसे चिन्हित लोगों को LCD पर ला करके एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा पहल है, जिससे इस तरीके कुकृत्य करने से लोगों में डर और भय होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी फोटो आ जाएगा। इस तरीके से ये अपराध मुक्त बनाने के पहल में अस्पताल में एक अच्छी पहल है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। अब विश्वविद्यालय की तरफ जो 8 लोगों का ये तस्वीर लगाया के लिए पहल तो अच्छी है, क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें दलाली यहाँ पर बंद हो गई है? देखिए, जो नए MS आए हैं, इस तरीके का अगर पहल शुरू हुई है बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद भी करता हूं कि बिल्कुल ये अस्पताल भ्रष्टाचार मुक्त, दलाली मुक्त हो जाए, और इसमें 2 कदम जो विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रशासन आगे बढ़ा है, इसके लिए मैं काबिल तारीफ। भारत सेवा आश्रम सिगरा के ठीक सामने
फल मंडी वाली सड़क एक बार फिर धंस जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सिगरा क्षेत्र स्थित भारत सेवा आश्रम के ठीक सामने फल मंडी वाली सड़क एक बार फिर धंस गई है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय निवासी अमन के अनुसार यह सड़क लगभग एक सप्ताह पहले भी धंस गई थी। उस समय राज्यपाल के आगमन को देखते हुए आनंद फान में मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन इसके बाद इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज सड़क दोबारा धंस गई है और वहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, आम जनता और कई आला अधिकारी गुजरते हैं। पास ही में नगर निगम का कार्यालय भी स्थित है। इसके बावजूद समस्या की अनदेखी की जा रही है। लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि इस धंसी हुई सड़क के कारण कोई दुर्घटना होती है या स्कूली बच्चे चोटिल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। रोड एक हफ्ता पहले धंस गई थी, उस समय राज्यपाल आ रही थी, काम हो गया। फिर उसके बाद उस रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बड़े से बड़े अधिकारी उस रोड पे जा रहे हैं, बगल में नगर निगम भी है। कल के कोई हादसा हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये अभी जो फिर धंस गया है ये आज फिर धंसा हुआ है, पूरा पानी भी लग रहा है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, गिर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार लेगा? ये भारत सेवा आश्रम के ठीक सामने है, फल मंडी वाली रोड पे। तो कितने लोग यहाँ आते जाते होंगे, बगल में बेचने भी जाते होंगे? बहुत सारे तमाम अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद भी इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मगर नगर निगम दिखाता है कि कार व्यवस्था कर रहा है। हाँ, मगर इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सिर्फ फोटो पर है, खाली फोटो पे है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे गंगा का जलस्तर गुरुवार को प्रातः 62.4 मीटर दर्ज किया गया। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे जलस्तर 61.96 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते जलस्तर के कारण मलकनका घाट के सवदाह स्थल तक पानी पहुंच गया है, जबकि दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थान भी प्रभावित हुआ है। कई छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हो गए हैं और नदी में जलकुंभी बह रही है। सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ये लगातार जो गंगा है वो बढ़ रही है और कल से लेकर आज तक करीब 3 से 4 फीट पानी बढ़ चुका हुआ है और जो घाटों का संपर्क है, लगता है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है वो घाटों का संपर्क टूट जाएगा और संपर्क टूट जाने की वजह से जिस तरह हमारे काशी में सैलानी इस समय आ रहे हैं, जो घाट पर स्नान करके बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनकी जो आवागमन का जो रास्ता है वो टूट गया है, तो उनको बहुत दिक्कतें होंगी और दिक्कतें होती है तो बहुत ही समस्याएं होती है। और जो यहाँ गंगा आरती होती है, लगता है कि गंगा आरती का जो जगह है जो वहाँ परमानेंट होता है वो भी स्थल चेंज हो जाएगा। तो बारिश भी हो रहे हैं इस समय लगातार, तो पानी बढ़ने की संभावना लगातार बारिश इसमें हो ही रहा है और लगातार पानी बढ़ भी रहा है और 8-10 फीट पानी अगर इसी से बढ़ता है तो हम लोग का जो नाव चल रहा है इस समय नाव को बंद कर दिया जाएगा। नाव में किस तरह की आपकी व्यवस्थाएं हैं? नाव का जो हम लोग का व्यवस्था है बुरा है, लाइफ जैकेट है, रिंग है, रस्सा है। अब ओवरलोडिंग जो इस समय जो हो रहा था हम लोगों का, ओवरलोडिंग भी से बहुत कम हम लोग काम कर दिए हैं और सुरक्षा को देखते हुए हम लोग अपनी नाव को चला रहे हैं। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र के गंगा मित्रों द्वारा सामने घाट गंगा तट पर जमे जलकुंभी को हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू वाराणसी के सहयोग से गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल एवं उनकी टीम ने सामने घाट गंगा तट पर जल कुंभी को हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने गंगा किनारे फैली जलकुंभी को बाहर निकालकर गंगा स्वच्छता एवं जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया। गंगा डॉल्फिन मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि बाढ़ एवं जल स्तर बढ़ने के दौरान जलकुंभी का अत्यधिक फैलाव नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है तथा जलीय जीवों विशेष रूप से गंगा डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी उद्देश्य से यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है।
गंगा डॉल्फिन मित्र टीम ने बताया कि गंगा की स्वच्छता और जैव विविधता का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए तो गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गंगा में किसी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक या प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री न डालें तथा स्वच्छता अभियानों में सक्रिय सहभागिता करें। अभियान में घाट स्थित क्रूज कर्मचारी संजय दास ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्रतिदिन गंगा स्वच्छता अभियान चलाती है तथा लोगों को गंगा में कचरा एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ न फेंकने के लिए जागरूक करती है। उन्होंने सभी नागरिकों से गंगा की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। गंगा डॉल्फिन मित्र व नागरिकों ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी गंगा संरक्षण, जन जागरूकता और स्वच्छता अभियान निरंतर चलाए जाएंगे ताकि गंगा की निर्मलता और जैव विविधता सुरक्षित रह सके। ये गंगा जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है तीव्र गति से, और जो जलकुंभी आ चुकी है, तो ये जलकुंभी जब आती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जलीय जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और साथ ही साथ जो ये किनारे लग जाते हैं, अभी जब यहाँ में सामने घाट आया था तो सामने घाट में भैया गुरु जी हैं, संजय दास जी हैं, जो कि लगातार सुबह से लेके शाम तक जितने भी लोग आते हैं गंगा जी में कूड़ा कचरा फेंकने के लिए मना करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, समझिए कि ये रियल हीरो हैं कि गंगा जी में डेड बॉडी आ जाती है, किनारे लग जाती है या कोई डूब रहा है उनको बचाते हैं। अभी फिलहाल अभी करंट नहीं बचाए थे, तो ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए और सम्मान देना भी चाहिए। और हम बार बार कहेंगे आप लोगों से, गंगा जी किनारे आ रहे हैं तो वहाँ पे स्वच्छता बरकरार रखिए। जब गंगा मैया को आप मैया मानते हैं तो वहाँ पे कूड़ा कचरा लेकर फेंक देंगे, घर का माला, फूल, मूर्ति इत्यादि नहीं। आप आइए, ठीक है, श्रद्धा भाव है तो आप गंगा जी में मूर्ति को आप नहला दिए गंगा जी में और उसे बाहर रख दीजिए कि इससे प्रदूषण भी न हो और हमारा गंगा जी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, साफ रहे। 8 अगस्त को श्री काशी अग्रवाल समाज एवं श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा भव्य अग्रसेन सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी अग्रवाल समाज एवं श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा नारी शक्ति उद्यमिता उत्थान के निमित्त हस्तशिल्प बहुरंगी भव्य अग्रसेन सावन मेला का आयोजन 8 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से कबीर चौराहा स्थित सरोजा पैलेस में किया गया है। यह जानकारी समाज एवं मेला के पदाधिकारी विष्णुकमल दास अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मालिनी चौधरी व रीता प्रकाश ने गुरुवार को महिलागंज स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि इस वृहद मेले में विभिन्न राज्यों की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों के लगभग 80 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें बनारसी साड़ियों, सूट सहित मऊ की चूड़ियाँ, कलकत्ता के कलात्मक सूती कपड़े, काशी के खान पान के उत्पाद, ब्रांडेड एवं लाइट वेट फैंसी ज्वेलरी, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए हैंडमेड राखियाँ, भगवान के रेशमी कढ़ाई युक्त वस्त्र एवं सजावट के सामान, खिलौने, बुटीक, मेहंदी एवं मेकअप के सामान, आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयों के भी स्टॉल देखने को मिलेंगे। इसमें 5 चैरिटी स्टॉल हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय संस्कृति में रीति रिवाज, खान पान, तीज त्योहार, गीत संगीत और पारंपरिक पहनावा का रंगीन मिश्रण होता है। इन सभी संस्कृतियों का संगम इस अग्रसेन सावन मेला में देखने को मिलेगा। बनारस के सबसे बड़े मेले में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को संगठित कर मेले के रूप में एक मंच प्रदान करता है, जिससे समाज की महिलाओं के हुनर एवं उनके बनाए हुए उत्पाद को प्रदर्शित किया जा सके। मेला 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। तारीख को हम लोग एक मेला लगा रहे हैं जो महिलाओं के लिए विशेषकर लगा रहे हैं। जो महिलाएं हमारी घर में कुछ भी काम कर रही हैं उन महिलाओं को मंच प्रदान करने के लिए हम लोग आज 15 साल से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। और ये हमारा 8 अगस्त को सरोजा पैलेस में लगेगा, जिसमें समाज के सभी लोग आमंत्रित हैं। ऐसा कुछ भी गलतफहमी ना पालें कि केवल अग्रवालों का ही आमंत्रण है। वहाँ पर हर वर्ग के महिलाएं, बच्चे और आदमी लोग आ सकते हैं और उन महिलाओं का उत्साहवर्धन करें। क्या क्या रहेगा इस मेले में? इस मेले में हमारे कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है और राखियाँ हैं, गिफ्ट आइटम हैं और चूड़ियाँ हैं। चूँकि तीज आने वाली है तो तीज से संबंधित बहुत सारे सामग्री है। बाहर हमारे खाने का स्टॉल लगा है। साथ में हम लोग 5 चैरिटी स्टॉल भी दे रहे हैं, जिसमें कि जो महिलाएं सक्षम नहीं हैं कुछ भी पैसा देने में, उन लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म मिले और हमारी समाज सेवा का कार्य पूर्ण। घाट संध्या कार्यक्रम में अमेरिका से आई भारतीय मूल के कलाकारों ने मनोहारी कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया।
अस्सी घाट से सुबह बनास के मंच पर आयोजित घाट संध्या में अमेरिका से आई भारतीय मूल की कलाकार डॉक्टर रम्या राव, रूपा राव एवं कन्ना राव ने कुचिपुड़ी सहित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रणवाकारम से किया। इसके पश्चात नमः शिवायले, शिवाष्टकम, भज गोविंदम, नटेश कौतुवम, शिव तांडव, श्रोतम, मरकत तरंगम जैसी शिव को समर्पित रचनाओं के माध्यम से कलाकारों ने भक्ति, लय और नृत्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन मदन गोपालते मंगलम से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी के प्रख्यात वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाटी जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में रहने वाले कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को अपनाकर उनकी साधना करते हैं और विश्व भर में उसका प्रदर्शन करते हैं तो यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक विस्तार का प्रमाण बनता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी द्वारा किया गया। Varanasi is, you have to come here with a very spiritual mindset. When you see Mankarnika Ghat on one side and Ganga Aarti on the other side, like we danced Samanadhika Rahitaya. There is no higher or lower. Everybody is Saman, means equal. This is the equalizing for all human beings, no matter where you come from. This is like the ultimate goal for spiritual enlightenment. If anybody wants to see the spiritual path, this is the place to be in. काशी जो सर्व विद्या की राजधानी है, ऐसी काशी में आज जो सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, वो देखने को मिला। अमेरिका में रहते हुए जो वहाँ से रम्या राव जी अपने सपरिवार काशी आई हुई हैं, एक संकल्प था उनका काशी में आके भगवान विश्वनाथ जी को समर्पण करना, क्योंकि भगवान स्वयं जो नृत्य के गुरु हैं, वेद के गुरु हैं, वेद और संगीत उनके दो नेत्र हैं। जब भगवान का डमरू बजता ओंग, इसी में से ये जो नाद और स्वर ये सब उसी में से निकला। तो भगवान स्वयं नृत्य के गुरु हैं। ऐसे काशी में आके उनका जो संकल्प था, वो भी श्रावण का पवित्र मास 365 दिन यहाँ विशेष है, लेकिन श्रावण का मास भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। इस श्रावण मास में 80 घाट जहाँ से काशी प्रारंभ हुआ है, वरुणा 80, इसी 80 घाट से काशी प्रारंभ होता है। इसको ज्ञान का पुंज भी बोला गया, काशी का अर्थ है। ऐसे काशी में उनका जो संकल्प था, यहाँ पर आके 80 घाट में जो सुबह बनारस का जो यहाँ पर स्टेज हमारी संस्कृति के लिए बना हुआ है, जो हमारे आयोजक हैं, जो यहाँ की जिला प्रशासन है, इसका मुख्य श्रेय देते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। गंगा रैदास की पूजा है, तुलसी की साधना है, कबीर की मस्ती है, शिव और उमा का सौंदर्य है। ऐसी पवित्र पावन धरा पे आज की जो कलाकार संयुक्त राज्य अमेरिका से पधारी डॉक्टर रम्या अपनी सुपुत्री रूपा एवं सुयोग सुपुत्र कन्ना जी के साथ पधारी हैं। ये ललाई थी इस धरती पर स्पर्श करने के लिए, ताकि इन्हें वहाँ स्पर्श करे, महादेव का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ गंगा के साक्षात, बिल्कुल माँ गंगा के समक्ष इन्होंने नृत्यांजलि के रूप में आज नृत्य को समर्पित किया है और इनकी ये लालसा इंद्रदेव ने भी आज पूरी की है। आज सुबह से घनघोर बारिश हो रही थी, कितने बार मन में ये विचार आए कि कैसे कार्यक्रम होगा, पर यह कार्यक्रम समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देती हूँ, महादेव को, माँ गंगा को, इंद्र भगवान को, कि आज की हमारी जो कलाकार संयुक्त राज्य अमेरिका से आप पधारी डॉक्टर रम्या की मन का पूरा अच्छे से इनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। ईश्वर की, महादेव की कृपा से हम सब आपकी नृत्य प्रस्तुति से अत्यंत अभिभूत है। आपकी ये प्रथम प्रस्तुति थी, इसी प्रकार आप आते रहिए, कार्यक्रम करते रहिए, महादेव का आशीर्वाद। फिल्म उदयपुर फाइल्स के निदेशक अमित जानी ने वाराणसी पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्देशक अमित जानी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। काशी पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ जी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमित जानी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी समस्त सृष्टि के दुखों का निवारण करें। उन्होंने प्रार्थना किया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अमित जानी ने कहा कि वह पहली बार काशी आए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और अत्यंत सुखद अनुभूति हुई है। उन्होंने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की।
अपनी आगामी फिल्म को लेकर अमित जानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उदयपुर फाइल्स के बाद अब ज्ञानवापी फाइल्स बनाई जाएगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। काशी विश्वनाथ महाराज जो हैं हमारे देवादिदेव महादेव, वो जो है पूरी सृष्टि के दुख हरें, अब पूरे सृष्टि का कल्याण करें और पुनः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और देश में जो है ये राष्ट्रवादी सरकार चलती रहे। सर, पहली बार काशी आकर हुआ, कैसा लगा आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ भी फिल्म बनेगी क्या सर? ज्ञानवापी फाइल। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में यादव समाज के हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सावन के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में यादव समाज के हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर लगभग 2000 यादव बंधु पारंपरिक वेशभूषा में नंगे पांव कांवड़ यात्रा निकालते हुए बाबा का अभिषेक करेंगे। यादव समाज के प्रमुख सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह धार्मिक यात्रा सीर गोवर्धनपुर से प्रारंभ होती है। श्रद्धालु अपने कंधों पर कलश लेकर 80 घाट पहुंचते हैं, जहां गंगा जल भरने के बाद मुमुक्षु भवन और लंका मार्ग से होते हुए BHU स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं। यहां सभी श्रद्धालु विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए BHU प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर परिसर में 3 अलग अलग बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जिनमें महिलाओं, पुरुषों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रवेश व्यवस्था रहती है। जब यादव बंधुओं का जत्था जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचता है, तब कुछ समय के लिए अन्य श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया जाता है, ताकि जलाभिषेक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। जलाभिषेक के उपरांत विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित वासुदेव मंदिर में तैयार लगभग 200 किलोग्राम प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह धार्मिक परंपरा लगभग 50 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जो समाज को सनातन संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। हम लोग यादव बंधु लोग सीर गोवर्धनपुर से घोड़े पांव नंगा चलते हैं। ये जैसे जाते 80 से नहा धो के आते हैं BHU। ये देख BHU आते हैं, ये जल चढ़ता है BHU विश्वनाथ मंदिर पर। और जो आप लोग जल चढ़ाते हैं वो किसमें, मिट्टी का कलश रहता है या स्टील का, या गगरी रहता है? क्या आप लोग का पोशाक रहता है, क्या पहनते हैं? इसमें क्या अपना नगौछा कुर्ता पहन के सबको निकलते हैं। उसके बाद जब जल चढ़ जाता है उसके बाद क्या? यज्ञ आके बासदेव बाबा के लगे प्रसाद ग्रहण यज्ञ होता है। किसको किसको प्रसाद आप लोग बांटते हैं? यज्ञ कम से कम 2 कुंटल का हलवा बनता है। किस चीज का वो हलवा बनता है? वो रहता है खोवा का। उसके बाद यदि प्रसाद ग्रहण करके आराम से प्रसाद लेके सबको अपने अपने घर पर जाते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।